जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 आज अपन डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति समावयवता वो टॉपिक केवल सिस और ट्रांस, सिन और एंटी इसके इर्द गिर्द घूमता है, और ज्यामिति समावयवी बनाना बिल्कुल आसान काम है। प्रकाशिक समावयवता की जहां तक अपन बात करें तो इस चैप्टर का सबसे मेजर टॉपिक है प्रकाशिक समावयवता। कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता देगा या नहीं देगा, इसके लिए अपन को उस पर काफी कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद उसको अपन चेक करते हैं कि वो प्रकाशिक समावयवता देगा या नहीं देगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाशिक समावयवता की खोज किसने की थी। लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी सोडियम अमोनियम टार्टरेट में। तो सोडियम अमोनियम टार्टरेट होता है क्या, देखो CHOH, इधर COH, यह है टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र। तो टार्ट्रिक अम्ल के अपन एक H+ को Na+ से और दूसरे H+ को NH4+ से प्रतिस्थापित करें तो ये टार्ट्रिक अम्ल का हो गया सोडियम अमोनियम टार्टरेट, जो कि एक लवण है। सबसे पहले लुई पास्चर ने इसके दो प्रकाशिक समावयवियों की खोज की थी। एक का नाम था D और एक का क्या नाम था L। D और L होता क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, इसको समझाने के लिए मैं जो हर एक स्टेटमेंट बताऊं उसको आप विशेष तौर से फोकस करना, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता थोड़ा सा टफ टॉपिक है ज्यामिति की तुलना में। तो सबसे पहले प्रकाशिक समावयवता के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। मान लीजिए अपन दो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। हाथ का दर्पण प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, देखो इस तरफ ये हाथ है, ये अंगूठा इधर, ये अंगूठा इस तरफ। यदि अपन हाथ को यूं देखेंगे तो उसको अपन दर्पण में देखेंगे तो अंगूठा इस तरफ आ जाएगा। एक अपन मान लो पानी का कोई गिलास लेते हैं, वो इस तरफ दिखेगा। इसका मतलब है कि किसी भी यौगिक में प्रकाशिक समावयवता है या नहीं है, इसे देखने के लिए हमें उस यौगिक का क्या बनाना पड़ेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब से दो चीजें सामने निकल के आती हैं। यहां पर जो दिख रहा है वही अंदर दिखे, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें है। ऐसी कोई ग्लास जिसके बाहर कुछ लिखा नहीं हो, जैसा अपन दर्पण के बाहर देखेंगे वैसा ही उसको अंदर पाएंगे। इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित। क्या बोला जाता है, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित। बाहर कुछ और देख रहे हैं, अंदर कुछ और देख रहे हैं। इस साइड में देखें तो अंगूठा इधर है, जबकि अपन अंदर देखें तो अंगूठा इस तरफ आ चुका है। अपन किसी कांच के सामने हाथ को यूं रखेंगे तो वो अंदर यूं नहीं दिखेगा, ये वाला यूं दिख जाएगा। इसका मतलब है कि ये दर्पण प्रतिबिंब पर क्या हो गया, अध्यारोपित। अब प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा देखना। जो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता देते हैं, और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं वो प्रकाशिक समावयवता नहीं देते। प्रकाशिक समावयवता के जो दो रूप होते हैं, एक को बोला जाता है D+ और एक को बोला जाता है L-। D+ और L-। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्यामिति में अपन ने क्या नाम लिए थे, एक का दिया था सिस और एक का क्या दिया था, ट्रांस। तो जैसे सिस और ट्रांस होते हैं वैसे ही प्रकाशिक समावयवता में क्या होते हैं, D+ और L-। इंग्लिश में देखें तो D का मतलब होता है डेक्सो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। L का मतलब होता है लिवो रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक।
दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित कौन से होते हैं और अध्यारोपित कौन से होते हैं, इसके आधार पर मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूं। जो दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता देते हैं, ऐसे यौगिकों को बोला जाता है किरेल। क्या बोला जाता है? किरेल। जो अध्यारोपित होते हैं, समावयवता नहीं देते, उनको क्या बोला जाता है? एकिरेल। परिभाषा क्या बनी? जो यौगिक दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित होते हैं क्या कहलाते हैं? किरेल। जो अध्यारोपित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एकिरेल। समावयवता कौन देते हैं? किरेल। कौन नहीं देते? एकिरेल। किरेल और एकिरेल क्या होते हैं, इसको समझने के लिए फिर अपन परिभाषा लेते हैं। ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अलावा कोई अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। अब देखो किरेल और एकिरेल, इसको समझने के लिए मैं sp3 कार्बन लेता हूं। कौन सा कार्बन लेना है? sp3 कार्बन। ऐसा कार्बन जिसका संकरण sp3 हो, उसी कार्बन से अपन प्रकाशिक समावयवता को पहचानेंगे। यानी कार्बन क्या होना चाहिए? चतुसंयोजी। जो कार्बन 4 बंध बनाता है उसी कार्बन को चेक करना है कि किरेल होता है या एकिरेल होता है। मान लीजिए इस प्रकार ये है, फीसर प्रक्षेपण सूत्र बना दिया मैंने। यहां पर जो ये लाइनें काट रही है ना, ये कौन है? ये कार्बन है। इस कार्बन पर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन लगा दिए, इस पर मान लो 3 हाइड्रोजन है और 1 मेथिल लगा दिया। इसमें मान लो कि 2 हाइड्रोजन है, 1 मेथिल लगा दिया और 1 क्लोरीन लगा दिया। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें मान लो 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 1 मेथिल है, क्या लगा दिया? Br, ब्रोमीन, यानी ब्रोमो समूह लगा दिया, एक जगह क्लोरो लगा दिया। तो कार्बन से जो 4 प्रतिस्थापित जुड़े हो सकते हैं, उन चारों में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है वो अपन को देखनी है। हो सकता है कार्बन से जुड़े चारों एक जैसे हो, जरूरी नहीं कि अपन 4 हाइड्रोजन लें। मैं 4 क्लोरो ले सकता था, 4 मेथिल ले सकता था, 4 एथिल ले सकता था, 4 NH2 ले सकता था, 4 NO2 ले सकता था। इसमें 3 एक जैसे हैं, एक को अलग कर दिया, 2 एक जैसे हैं, बाकी दोनों अलग हैं, उसमें चारों अलग अलग हैं। कार्बन से जुड़े कोई 4, कोई 3, कोई 2 समूह एक जैसे हो जाए तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है सममित कार्बन। कार्बन से जुड़े कोई 4, कोई 3, कोई 2 परमाणु या समूह एक जैसे हो जाए तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? सममित कार्बन। और कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? असममित कार्बन। सममित कार्बन वाले यौगिकों को बोला जाता है एकिरेल। और असममित कार्बन जिसमें पाया जाता है उन यौगिकों को क्या नाम दिया जाता है? किरेल। एकिरेल किसको बोलते हैं? जो दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं? अध्यारोपित। और किरेल किसको बोलते हैं? जो दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं? अनअध्यारोपित। तो ये चीज सिंपल सी है कि प्रकाशिक समावयवता असममित कार्बन वाले किरेल यौगिक देते हैं। तो हमें कोई सा भी यौगिक दे, उसमें sp3 कार्बन यानी 4 बंध वाला कार्बन ढूंढना है। उस कार्बन से जुड़े यदि चारों समूह अलग अलग हैं तो उस कार्बन को बोलते हैं असममित कार्बन। वो असममित कार्बन क्या होता है? किरेल। और वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होता है? अनअध्यारोपित। अब एक चीज और ध्यान से समझना, देखो प्रकाशिक समावयवता के लिए अपन को क्या करना होता है कि किसी भी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब वो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित है या अनअध्यारोपित है, इसका पता अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना। ये मान लीजिए
इस प्रकार बना रखा है, ये से बना दिया। स्पष्ट दिख रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ये वाला है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है। एक मान लो यूं बना दिया, अब आप कहोगे कि ये तो घड़ा है लेकिन ये तिरछा है, इसका मतलब ये इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसा अपना सोचना भी गलत है। हो सकता है कि दर्पण है वो इसके यहाँ पैरों में लगा दिया हो और वो इस प्रकार से दिखा हो इधर, और इसको यहाँ पर ऐसे तिरछा रख दिया हो। इसका मतलब है कि किसी भी यौगिक के चारों तरफ किसी भी प्रकार के दर्पण लगाए जा सकते हैं। वो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होगा या अनअध्यारोपित, इस चीज को बोर्ड पर देख के कोई भी नहीं पहचान सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे देख के नहीं पता कर सकते कि अध्यारोपित है या अनअध्यारोपित। तो फिर कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल जाए? तो उसका बिल्कुल एक तरीका है सममिति के तत्व। सममिति के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो सममिति के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको क्या बोला जाता है? सममिति तल। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र। तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। किसी भी यौगिक में हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। टोटल 3 चीजें होती हैं, तल, अक्ष और केंद्र। यदि किसी यौगिक में ये तीनों चीजें अनुपस्थित हो जाए तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता देगा, और इन तीनों में से कोई भी एक उपस्थित हो गई, इसका मतलब है कि वो प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि तीनों के तीनों अनुपस्थित तब तो समावयवता देगा, कोई भी एक उपस्थित हो गया तो समावयवता नहीं देगा। अब कट पीट के बाद क्या बची कि हमें ये तीनों चेक कैसे करते हैं वो सीखना है। कि किसी भी यौगिक में मैंने आपसे पूछा कि सममिति तल है, सममिति अक्ष है, सममिति केंद्र है, तो आप उस पर अप्लाई करके पता करोगे कि तल, केंद्र और अक्ष को किस प्रकार से देखा जाता है। तो इसको देखने के लिए अपन इन तीनों चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाशिक समावयवता से जुड़ी कुछ और चीजें पढ़ने की भी आवश्यकता है। अब मैं आपको प्रकाशिक समावयवता की प्रॉपर जो परिभाषा है वो बता देता हूं। प्रकाशिक समावयवता, इसको चेक करने के लिए सममिति के तत्व पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। 1 किरेल वाले यौगिक भी लेंगे, 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक भी लेंगे, उनके समावयवी भी बनाएंगे। लेकिन इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन काफी है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। देखो, श्वेत जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, इसमें टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। पता कैसे चलता है? तो श्वेत प्रकाश को अपन किसी भी प्रिज्म में से गुजारें तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और ये 7 रंग मिलकर क्या बनाते हैं? स्पेक्ट्रम। जिस प्रकार इंद्रधनुष होता है, ठीक उसी प्रकार श्वेत प्रकाश में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इन 7 रंगों का पता किसकी सहायता से चला? प्रिज्म की सहायता से। ये 7 रंग मिलकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इन 7 में से अपन कोई सा भी एक रंग ले ले। कौन से 7 रंग है ये सबको पता है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी सफेद प्रकाश है, उसको प्रिज्म में से गुजारने पर जो 7 रंगों में विभक्त हुआ, उन 7 रंगों से क्या बना? स्पेक्ट्रम। हम 7 में से कोई एक रंग लेते हैं। मान लीजिए मैंने वो रंग ले लिया पीला, तो 7 रंगों में से अपन कोई एक रंग लेते हैं तो उसको बोला जाता है एक वर्णी प्रकाश।
7 रंगों में से कोई एक रंग लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? एक वर्णी प्रकाश। जैसे पीले रंग का प्रकाश तो इसको सोडियम लैंप की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी सोडियम लैंप जिस प्रकार को उत्सर्जित करता है वो श्वेत प्रकाश नहीं है जिसमें 7 रंग होते हैं। सोडियम लैंप केवल एक ही प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन करता है और वो कौन सा है? पीले रंग का। तो इस पीला रंग को लो, चाहे बैंगनी चाहे हरा, कोई सा भी लो, एक रंग का जो प्रकाश है उसको क्या बोला जाता है? एक वर्णी प्रकाश। और एक वर्णी प्रकाश है ये सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, एक वर्णी प्रकाश है ये सभी दिशाओं में एक समान कंपन करता है। यानी अपन कोई लाइट चलाते हैं उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर जाती है, इसका मतलब है कि प्रकाश का कंपन सभी दिशाओं में एक समान रूप से होता है। लेकिन यदि अपन रेजर लाइट लें, आप छोटे थे तब मेले में रेजर लाइट लाते थे जिसमें लाल कलर की एक लाइट है, वो बिल्कुल अपन चलाते हैं तो लगभग 200-300 मीटर की दूरी तक उसकी एक छोटी सी बिंदी बन जाती है। तो उस लाइट में क्या होता है कि जो प्रकाश का कंपन है वो सभी दिशाओं में समान रूप से नहीं होता। प्रकाश का जो कंपन है वो एक ही तल में होता है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक वर्णी प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। यदि मैं इस एक वर्णी प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारूं, किसमें से? निकोल प्रिज्म में से, तो प्रकाश का कंपन एक ही दिशा में होने लगता है। ऐसे प्रकाश को क्या बोला जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या नाम दिया इसको? समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ध्यान रखना कि समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। अभी तक भी प्रकाशिक समावयवता की जो परिभाषा अपन खोजने का प्रयास कर रहे हैं वो मिली नहीं है। ध्यान से समझें। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 में से किसी भी एक रंग का प्रकाश लें उसको क्या बोला जाता है? एक वर्णी प्रकाश। सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो कंपन एक ही दिशा में होने लग गया। इस कंपन वाले को क्या बोल रहे हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि किसी यौगिक में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर यौगिक उस प्रकाश के तल को दाईं या बाईं तरफ घुमा देता है तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, और ऐसी समावयवता को बोलते हैं ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता। ध्यान से समझें, मैं अब चित्र यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है। ये लिया श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को अपन ने किसी प्रिज्म में से गुजारा। कितने रंगों का प्राप्त हो गया? 7 रंग, जिसको अपन ने क्या किया? स्पेक्ट्रम नाम दिया। इन 7 में से हमने कोई एक रंग का प्रकाश ले लिया जिसको आपने क्या नाम दिया? एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। इसको हमने किसमें से निकाला? निकोल प्रिज्म। प्रकाश का कंपन एक ही दिशा में होने लग गया और क्या प्राप्त हो गया? समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन उस यौगिक में से गुजारेंगे तो ये वाला यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो घुमा देता है यूं या घुमा देता है यूं। 2 प्रकार की संभावना है। या तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या घुमा देगा? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, या उसको कैसे घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये तो हो गया डी, ये हो गया एल। डी का मतलब है डेक्सो रोटेटरी, घड़ी की सुई की दिशा में। एल का मतलब है लिवो रोटेटरी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो जो 2 प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, एक को बोला जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक,
एक को क्या बोला जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। परिभाषा फिर से आप नोट कर सकते हो, जब किसी यौगिक में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देता है। इस प्रकार से प्राप्त प्रकाशिक समावयवियों को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है तथा इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता कहा जाता है। ये देखो, ये परिभाषा थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो लगभग अपना काफी कुछ हो गया। प्रकाशिक समावयवता की जो परिभाषा है वो काफी बड़ी थी, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, डेक्सो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, लियो रोटेटरी का मतलब क्या होता है। तो जिस प्रकार सिस और ट्रांस ज्यामितीय समावयवता के रूप होते हैं, उसी प्रकार डी प्लस और एक होता है एल माइनस। एक को तो अपन क्या लिखते हैं, डी प्लस, और एक को अपन क्या लिखेंगे, एल माइनस। तो इसका मतलब है इस प्रकाशिक समावयवी का नाम है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और इस प्रकाशिक समावयवी का क्या नाम होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। इनको पता करने के लिए यदि अपन कोई प्रायोगिक कार्य करें तो प्रायोगिक कार्य के लिए इसमें जो चीज काम में ली जाती है वो क्या होती है, ध्रुवण मापी। क्या काम में ली जाती है, ध्रुवण मापी। अब ध्रुवण मापी के लिए अपन देखें तो ध्रुवण मापी के लिए भी अपन को प्रायोगिक चित्र बनाना पड़ेगा। वो लैब का काम है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, या किताब में एक चित्र बनाया वहां पर देख सकते हो। हमें तो केवल सैद्धांतिक चीजें देखनी है कि एग्जाम में अपने कॉपी में मान लीजिए कोई यौगिक बनाया हुआ है पेपर में, अब अपन को देखना है कि प्रकाशिक समावयवता देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए अपन ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई ऑपरेटर्स लेके बैठे और उसमें उसको चेक किया, हमें तो उसमें समिति के तत्व चेक करने पड़ेंगे। तो ये सैद्धांतिक चीज हो गई, तो अपन सैद्धांतिक चीज पर फोकस करेंगे, प्रायोगिक चीज पर नहीं करेंगे। ध्रुवण मापी आपकी किताब में दे रखी है, वहां से इसको देख लें। इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये प्रायोगिक चीजें प्रैक्टिकली है। ध्रुवण मापी में एक फॉर्मूला जरूर है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी ध्रुवण मापी में घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन, इस प्रकार की सारी परिभाषा आप वहां से देख सकते हो। ये फॉर्मूला मिलेगा एल्फा टी लेमड़ा बराबर एल्फा, नीचे है एल इंटू सी। ये वाला फॉर्मूला आप किताब से देख लेना। इसमें ये टी ताप है, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य है, एल नलिका की लंबाई डेसीमीटर में, सी पदार्थ की सांद्रता ग्राम प्रति